और हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, इंडियन नेवी से जुड़े हुए आप ऑफिसर। सर इंडियन नेवी की महत्वपूर्ण भूमिका भी हमने अक्सर देखी है। जब खास तौर पर हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर की बारी आई थी, हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी ने मिलकर जब मोर्चा संभाला तो इंडियन नेवी की ओर से कहा गया था कि हम अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम भी मोर्चा संभाल लेंगे। और सर वो तैयारी हमने देखी कि इंडियन नेवी की सिर्फ नाम सामने आने से भी कैसे दुश्मन देश घबराया था। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं साझा करना चाहता हूं, लड़ाई वो अच्छी जो बिना लड़े जीती जाए जी। कि दुश्मन के दिल में इतना खौफ पैदा कर दे कि दुश्मन हिमाकत ना कर सके। मुझे 1971 के युद्ध में भाग लेने का गौरव प्राप्त है। तो अभी हमने 3 और 4 दिसंबर 1971 की रात को कराची हार्बर पे हमारी मिसाइल बोट्स ने, जंगी जहाजों ने हमला किया। पूरा कराची जो ऑयल डंप है उसके बंदरगाह के वो जल रहे थे, वो कई घंटों तक जलते रहे। सवाल ये है, अगर नेवी जो ब्लॉकेड किया है नेवी ने सिंदूर के टाइम, ताकि ब्लॉकेड माना घेरा डाला है समुद्र की तरफ से, कराची के आसपास रह के पूरे हमारे समुद्री जंगी बेड़े ने, तो उसके चलते जो पाकिस्तान के हौसले पस्त किए और पाकिस्तान का जो ट्रेड आता था, ऑयल आता था उनके पास, तो ऑयल भी 2 दिन का होता है। ऑयल तो मर्चेंट शिप से आएगा ना, अगर वो बंदरगाह ही बंद हुई तो कहां से आएगा? ये बंद करने का तरीका होता है। और 71 की बात भी आपको बता दूं मैं, क्योंकि बांग्लादेश में उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान था 1971 में, तो पाकिस्तान की जो फौजें हैं उनको जो असला रसद जो आनी थे बांग्लादेश में, जहाज से आएगी, समुद्री जहाज से आएगी। तो नेवी ने क्या किया? नेवी का काम होता है टू ब्लॉक दी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर द एनिमी। तो वो कुछ रिप्लेनिशमेंट नहीं ला सके आर्म्स की, ट्रुप्स की और रसद की। पाकिस्तान ने तो 93,000 सिपाही हार नहीं थे। जॉइंट ऑपरेशन है, उधर आर्मी हमारी थी, एयरफोर्स थी, और नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से भी हवाई जहाजों ने वहां पे चिटागोंग हार्बर पे बम्बार्डमेंट किया। तो सवाल ये है कि नेवी इस हिसाब से साइलेंट सर्विस है। साइलेंट सर्विस क्यों है? एयरफोर्स के प्लेन तो दिख जाते हैं, आर्मी की लड़ाई भी दिख जाती है, पर नेवी की जो है पूरा जहाज, जंगी जहाज जो है, समझ लें आप, ये तो एक समझिए चलता फिरता किला है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 15-16 जंगी जहाज हो, वो यहां से साउथ चाइना सी भी चले जाएं, यहां से वो गल्फ ऑफ एडन भी चले जाएं, तो समझिए पूरा भारत, हमारा भारत का किला वहां पहुंच गया। नेवी की पावर मेन क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ पावर। पावर को कहीं भी ले जाए। हम प्रोजेक्शन ऑफ पावर के पीछे नहीं है, हम तो दुश्मन जो हमारे सामने आंख दिखाएगा उसको भस्म करने के खेल में है। कोई भी फौज, नेवी हो, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, वो हमने किया, बखूबी किया। और मैं एक छोटी सी बात और बता दूं, जनरल साहब कह रहे थे और हम भी आज आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मैं आप साझा करना चाहता हूं, नेवी ने आत्मनिर्भरता के ऊपर कम से कम 40-50 साल से काम शुरू किया है। मेरे साथी जो हैं आर्मी के, एयरफोर्स के, इस बात को मानेंगे। हमारा जो इंडिजिनस प्रोग्राम रहा है नेवी का, तो बहुत पुराना है, शिप डिजाइन ब्यूरो, और उसमें है खुद के नेवी के ऑफिसर्स भी, साइंटिस्ट भी रखे हुए हैं। इंटीग्रेटेड काम है ये। डीआरडीओ अलग हो, फौजी अफसर अलग हो, यूजर जो होता है, यूज करता है जो अलग हो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज जो है, इसी चीज पे, इसी तर्ज पे हमारी सारी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। तो ये हमने शुरू किया है काफी पहले, और हमें और भी इसमें बढ़त हासिल पानी है। क्योंकि देखिए, सबमरीन लीजिए, जंगी जहाज लीजिए, मैंने आपसे बताया पूरा किला है। इसमें रेडार भी है, सोनार भी है, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट भी है, मिसाइल भी है, कंप्यूटर भी है, जो एक टाइम पे अगर हमारे जहाज पे 4 जैसे मिसाइल आ रहा है, जैसे रॉकेट्स आ रहे हैं, तो मल्टीपल अटैक जब आता है, तो हमारे उस किले ने, जंगी जहाज ने सबको हैंडल करना है। वो हैंडल कैसे करेगा? वही ऑनलाइन, वही एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही जैसे हम पहले कहते थे नेवी में AIS, एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद में उसका नाम रखा हमने। तो ये चीजें, नेवी जो है बहुत टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सर्विस है, नेचर इसका ऐसा है। तो ये चीज है, और ये चीज, और लास्ट पॉइंट, ये आप अंग्रेजों ने भी कहा, दुनिया भी मानती है,
जिसके पास मजबूत नेवी है वो ही दुनिया का राजा बनेगा। क्यों? किसी भी समुद्र में जा सके, कहीं भी जा सके, कहीं को दुश्मन, किसी भी दुश्मन को और सर उसके वाकई हमने ये देखा है कि चाहे हम जियोग्राफिक तरीके से जो स्ट्रैटेजीज होती है उनकी बात हम कर ले, हम आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें, आईएनएस अरिहंत की बात कर ले, या फिर हमने अभी हाल फिलहाल में भी देखा कि किस तरीके से नौसेना को और ज्यादा मजबूत करने के लिए नई नई तकनीकों को भी जोड़ा गया है, सबमरीन्स को भी और मजबूत किया जा रहा है। तो जो 1971 की लड़ाई रही और उसके बाद अगर आज किसी भी हम वॉर सिचुएशन में आते हैं तो फिर हमारी नौसेना पहले के मुकाबले दुगनी रफ्तार से और मजबूत हो चुकी है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर। मैं तो कहूंगा दुगनी नहीं 10 गुना है जी। अभी लेटेस्ट जो है महीना पहले K4 SLBM, जी। SLBM की खासियत है, हमें समझने की जरूरत है, हमें भी हमारे दर्शकों को भी। SLBM का फुल फॉर्म होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। जी। सबमरीन से जो मिसाइल छोड़ी गई वो बैलिस्टिक मिसाइल, और बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है 3500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, और वो जो मिसाइल होती है उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड था। तो K4 मिसाइल बे ऑफ बंगाल से हमने टेस्ट किया उसका सक्सेसफुल 3500 किलोमीटर। आप समझिए जो विशाखापट्टनम में रह के, बे ऑफ बंगाल में रह के, जापान के पास रह के पूरा चीन जो है उस 3500 किलोमीटर जो पूरा चीन उसके पकड़ में आ जाता है। जी। और क्यों सबमरीन लॉन्च है, इसलिए क्या खासियत है, जो हमारा न्यूक्लियर वॉरफेयर होता है, हम न्यूक्लियर वॉरफेयर करना नहीं चाहते। अगर कोई करेगा तो उसके लिए जवाब देने के सक्षम होना चाहिए हमें। अगर हम सक्षम हैं, अगर हम ऑफेंस के लिए सक्षम हैं तो पीस मिलेगी, नहीं तो पीस मिलेगी नहीं। अभी क्या है, न्यूक्लियर मिसाइल लैंड से होती है, वो ट्रैक्टर में हो सकती है और ट्रैक व्हीकल में हो सकती है। जो एयर की है वो भी एयरक्राफ्ट में हो सकती है न्यूक्लियर मिसाइल। तो ये इन दोनों को, चाहे लैंड वाली हो न्यूक्लियर मिसाइल या एयर वाली हो, इन दोनों मिसाइलों को दुश्मन ट्रैक इजिली करके डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। जी सर। सबमरीन में क्या खासियत है, पानी के नीचे छुपी हुई पानी के नीचे, तो कहां से मिसाइल आई वो मालूम नहीं पड़ता है, सरप्राइज एलिमेंट। इसलिए कहते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में क्या, हम शुरू नहीं करेंगे न्यूक्लियर युद्ध, पर अगर आपने किया हम जवाब देने में सक्षम हैं, हम तबाह नहीं हो जाएंगे। क्यों? हमारी न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन में पड़ी है। सेकंड स्ट्राइक ये कैपेबिलिटी दुश्मन को पता है, वो हिमाकत करेगा नहीं। तो डिफेंस का जो है ना मुद्दा, डिफेंस का प्रिंसिपल क्या है, ऑफेंस एंड प्रिपरेशन एंड डिटरेंस। डिटरेंस मींस आंखें आपकी लाल है, उसको पता है मजबूती है, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस है। सरप्राइज और प्रिपरेशन, इस पे दुश्मन को मालूम होना चाहिए, और वो हमारे पास है। ये भी क्षमता हमारी होनी चाहिए, तभी लड़ाई नहीं होगी। अब ये लास्ट बात छोटी सी, ये हम ना सोचे डिफेंस जो है इतना हम उसमें पैसा डाल रहे हैं जीडीपी का। देखिए जैसे जनरल साहब ने कहा, डिफेंस की टेक्नोलॉजी ड्यूल यूज होती है। इंटरनेट हुआ, AI का हुआ, मोबाइल फोन हुए, ये सब डिफेंस से आई टेक्नोलॉजी, हमारे सिविलियन प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है वो। सेकंड चीज, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे तो ये नहीं है कि हम खाली पैसा डुबा रहे हैं। उस पैसे को जब फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे, उस फैक्ट्रियों से हम क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करें डिफेंस की, एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज लेंगे। हम एक्सपोर्ट करते हैं तबाही हो दुनिया में, ऐसा नहीं। एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं, हर देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। हमसे आर्मामेंट लेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, तो ये अर्निंग मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये कॉस्ट सेंटर नहीं है, प्रॉफिट सेंटर है। प्रॉफिट सेंटर मतलब जो आपके टीवी में है, जो बंदा एडवर्टाइजमेंट लेके आता है आपकी चैनल के लिए, वो तो पैसा ला रहा है। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। और वाकई देखिए नौसेना के लिए भी खासतौर पर ये जब हम मजबूती की बात करते हैं तो हम ये भी आपको जानकारी दे दें कि 90% ऐसा हिस्सा इंडियन ओशन का जहां से व्यापारिक मार्ग भी जुड़ता है, और उस 90% को मजबूत करने के लिए, उस व्यापार जगत को मजबूत करने के लिए एक तरीके से हमारी नौसेना की टुकड़ियां क्योंकि मजबूती के साथ समुद्र में तैनात है, और यही वो कारण हम मान सकते हैं कि कभी भी इंडियन ओशन में हमने बहुत घातक प्रहार ना तो किसी तरीके से देखा, और जब अगर किसी ने करने का प्रयास किया तो हमारी नौसेनाएं किस तरह डट करके उनका मुकाबला करती हुई भी नजर आई हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जो देश की सीमाएं जब समुद्री तटों से लगती हैं तो उनकी रक्षा भी पूरी तरीके से भारतीय नौसेना करती रही हमेशा। और अब हम आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जी, आपका भी। तपेश चौधरी सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब हम
एयरफोर्स की बात करते हैं तो सर एयरफोर्स के जरिए हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हमेशा से एक बेहतरीन शानदार प्रदर्शन अपना हमेशा दिखाया है, मजबूती के लिए, वीरता के लिए इंडियन एयरफोर्स की टीमों ने। और चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की हम जब बात करते हैं, माफ कीजिएगा, हम जब एयर स्ट्राइक की बात करते हैं और सर्जिकल स्ट्राइक में भी किस तरीके से बढ़ चढ़ करके इंडियन आर्मी का सहयोग भी करते हुए आपने किस तरह मजबूत किया हमारे देश को, यहाँ तक सरहदों पर जहां हमारे सेना के जवान लगातार दिन रात वहां पर 24 घंटे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि एलओसी हमारी सुरक्षित रहे। लेकिन दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक करने की जब बात आती है, वो मजबूती, वो दमखम, वो साहस हमें दिखाई देता है इंडियन एयरफोर्स का। और हर बार हमने युद्ध को जीता तो फिर वो तीनों टुकड़ियों के दम पर ही जीता है सर। जी बिल्कुल सुरभि, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए आज के गणतंत्र दिवस की परेड से भी पहले मैं 4 पॉइंट कवर करना चाहूँगा जो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं थोड़े बहुत, कि क्या संदेश गया पहली बात, फिर मैं एयरफोर्स की बात पे आता हूँ। पहला तो सेम आत्मनिर्भर भारत, कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। देखिए आत्मनिर्भर के भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स होने बहुत ज़रूरी है। और आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हमने 100% इंडिजीनियस प्रोग्राम बना लिया। अगर हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस टेक्नोलॉजी के साथ, चाहे हमारे इक्विपमेंट सिर्फ 30, क्योंकि जैसे आप शिप बनाते हैं तो शिप में 1 लाख तरह के इक्विपमेंट लगते हैं, अगर उस 1 लाख में से हम 30,000 ही प्रोड्यूस करते हैं, 70% बाई भी करते हैं, तो ये एक प्रोसेस है जो आगे चलता रहेगा। तो क्या हम इस प्रोसेस को सही फॉलो कर रहे हैं? यस। दूसरा, प्राइड इन ऑप सिंदूर। देखिए वर्ल्ड में जितनी भी मेरी नॉलेज है, इतना स्विफ्ट एंड इतना प्रिसाइज वॉर कभी नहीं लड़ा गया, और इतनी जल्दी जिसका निर्णय हो गया, जिसने एक न्यूक्लियर पावर्ड नेशन को घुटनों पे ला दिया, चाहे वो बोलें कुछ भी, लेकिन पूरे वर्ल्ड को पता है। तो जब ऐसा हुआ तो उसमें प्राइड होना बहुत ज़रूरी है। और ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही शानदार जॉइंट ऑपरेशंस था। नेवी ने डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं किया, पर नेवी का पोस्चरिंग, एज कमांडर साहब भी बोल रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो पोस्चरिंग ही जो दूसरा कंट्री होता है उसकी तरफ उसको दिखाता है कि हम कितने खतरनाक तरीके से तैयार हैं और क्या कर सकते हैं। तीसरा, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर में था तो जॉइंटमैनशिप इतनी बढ़िया शानदार देखने को मिली, तो जॉइंटमैनशिप पे पॉइंट है। और चौथा जो है वो है कि हम नई पार्टनरशिप्स बनाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से जर्मन चांसलर कुछ दिनों पहले आए थे, अभी 2 गेस्ट हैं यूरोपियन यूनियन के, और अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट आने वाले हैं। तो ये हमने पूरे वर्ल्ड को अब इन 4 चीज़ों का संदेश दिया। अब मैं एयरफोर्स की बात पे आता हूँ। देखिए जैसे जैसे ज़माना बदला, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, फौजों के जो प्राइमरी रोल थे फोर्सेस के तो वही रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंजेस के साथ में स्विफ्ट एंड शॉर्ट वॉर्स का कॉन्सेप्ट आया। वो बात अलग है कि रिसेंटली हमने देखा कि रसिया यूक्रेन का जैसे वॉर चल रहा है कि कोई चीज़ शॉर्ट शिफ्ट नहीं है, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाया। तो एयरफोर्स का रोल बाकी फोर्सेस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होता चला गया, बिकॉज ऑफ इट्स रीच एंड द टाइम सेंसिटिव ऑपरेशंस, कि यानी कि कम टाइम में, सबसे कम टाइम में एक डिस्टेंस पे जाके आप स्ट्राइक कर सकते हो। लेकिन कोई भी वॉर बिना जॉइंटमैनशिप के नहीं लड़ा सकता, बिना आर्मी के भी नहीं लड़ा सकता, नेवी के भी नहीं लड़ा सकता। लेकिन एयरफोर्स बीइंग द फर्स्ट रेस्पॉन्डर, इसीलिए वो हमें, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिली। और देखिए और जो सबसे बड़ा चेंज जो आया है जॉइंटमैनशिप में या इंटर ऑपरेबिलिटी में, कि देखिए पहले एयरफोर्स का मतलब होता था जहाज, नेवी का मतलब शिप, आर्मी का मतलब थल सेना के टैंक लेके चलेगी। देखिए आर्मी भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है, नेवी भी एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है, और एयरफोर्स भी मिसाइल्स ऑपरेट करती है। तो यानी कि जो इक्विपमेंट हैं वो ऐसा एक फौज तक लिमिटेड नहीं रह गए। तो हमारे 2 तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। एक तो हम हर फोर्स को, चाहे वो आर्मी नेवी हो, उसको सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, कि पहले तो वो अपने ऑपरेशंस को सेल्फ सफिशिएंटली कर सके। अगर उसे बैटल सपोर्ट की जरूरत है तो उसके पास हेलीकॉप्टर्स है, अगर उसे डिफेंस की जरूरत है तो उसके पास भी गन्स, रैकी व्हीकल्स, वो सब हो। सिमिलरली एयरफोर्स और सिमिलरली नेवी। तो इसलिए एयरफोर्स जो है वो उसका जो रोल है वो वर्ल्ड में हर जगह, आप किसी वॉर में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और नेवी जो कमांडर साहब बोल रहे थे, नेवी इज अवर एक्सटेंडेड बॉर्डर्स एक्चुअली, क्योंकि जब कोई शिप या वॉरशिप जाता है उस पर वो तिरंगा लगा होता है, वो पूरे वर्ल्ड को दिखता है कि भाई हम यहाँ घूम रहे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, चाहे वो कहीं भी घूम रहा हो। तो वो एक तरह से आपकी सुरक्षा का कवच हर जगह लेके जा रहा है। और वही नेवी ही है जो वर्ल्ड में कहीं भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकती है। आप कहीं भी अपने आप को सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस को रोक सकते हो या उनको सिक्योर कर सकते हो। तो हर फोर्स का एक अलग इंपॉर्टेंट है, बट टेक्नोलॉजी
जो है, जो मेन एस्पेक्ट जनरल साहब ने भी कवर किया, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स थोड़ी सी टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव ज़्यादा है, तो वहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो इसलिए, लेकिन हम जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से वो ओवरनाइट तो सब जानते हैं कि नहीं हो सकता, इसमें टाइम लगेगा फुल्ली कैपेबल होने में और डिफेंस को अपने स्ट्रांग बनाने में, क्योंकि इकोनॉमी अगर स्ट्रांग है तो ये मान के चलिए कि आपका डिफेंस स्ट्रांग है। कई लोग ये बात करते हैं कि डिफेंस इज ए नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, अगर डिफेंस आपका मजबूत नहीं है तो आप बेटर इकोनॉमी भी नहीं बन सकते। तो दोनों का एक दूसरे का साथ है। जब डिफेंस और इकोनॉमी साथ में मिलेंगे प्लस एनर्जी सिक्योरिटी, तभी ये भारत विकसित देश बनेगा, जिसकी तरफ ये प्रोग्रेस ठीक तरीके से कर रहा है। सर माफ़ी के साथ मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूँगी। सर, आपने कहा शॉर्ट एंड प्रिसाइज। हमने अक्सर देखा है कि जब बात वायुसेना की आती है, इंडियन एयरफोर्स की आती है, तो रैपिड रिस्पांस बहुत ज़रूरी होता है और इंडियन एयरफोर्स के पास टाइम लिमिट बहुत रहता है कि उस टाइम लिमिट के अंदर ही हमें उस वॉरफेयर में क्या इन्वॉल्व होना है, किस तरीके से अपनी रणनीति तैयार करनी है, इसके लिए प्रिपरेशंस बहुत मायने रखते हैं। तो सर, तकनीक का संगम हो और यहाँ तक कि प्रिपरेशंस हमारी कितनी मजबूत है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मजबूती हमें दिखानी ज़रूरी होती है। हम 1947 का जिक्र करें, 1965 का जिक्र करें, या फिर इसके अलावा 1971 और 1999 में भी हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स ने मजबूती के साथ में हमारे दोनों सेनाओं के साथ में वो सहयोग दिखाया और भारत ने हर लड़ाई को जीता है। तो और सर, आज की मजबूती का आपने जिक्र किया, हम देख रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ड्रोन सिस्टम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हम बहुत बाद में करते हैं। पहले हम छोटी छोटी लड़ाइयों से कोशिश करते कि छोटे वेपन्स इस्तेमाल कर लें और उसे बहुत जल्द उस वॉर को समाप्त कर दे। तो सर, इसमें मैं जानना चाहूंगी कितनी चेंजेस आपने देखे हैं 1947 से लेकर अब तक में? नहीं, 1947 से अब तक तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट सारा सिनेरियो चेंज हो गया है। तो पहले, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर हम 47-50s की बात करें तो सब पहले क्या होता था, बॉम्बर्स होते थे और फाइटर एयरक्राफ्ट्स अलग होते थे, जिसको इंटरसेप्टर कहते हैं, यानी कि दुश्मन के फाइटर से अलग लड़ने वाले और बॉम्बर्स अलग होंगे। तो पहले जो मेन टारगेट होता था कि रनवे पे जाके बॉम्ब गिरा दो और उसके बाद उनके जहाजों को उड़ने मत दो, क्योंकि रनवे रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता था, 24 घंटे से ज्यादा लगता था, तो उसकी एयरफोर्स उड़ी नहीं पाएगी, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओगे। धीरे धीरे चेंजेस क्या हुए, इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस आए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, बॉम्बर्स खत्म होते गए, एक फाइटर एयरक्राफ्ट बना जो सारे रोल करता है, वो एयर टू एयर भी करेगा, एयर टू ग्राउंड भी करेगा, तो सारे रोल्स एक ही एयरक्राफ्ट के पास है, यानी वो बॉम्ब भी कैरी करेगा, एयर टू एयर मिसाइल भी कैरी करेगा और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी कैरी करेगा। तो पहला रोल तो यह है, तो वो इनको बोलने लगे हम एयर सुपेरियोरिटी फाइटर्स। जब एयर सिक्योरिटी फाइटर्स आई तो इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन होने लगे। इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन का मतलब आप ये सोचिए कि देखिए, बॉम्ब्स मिसाइल्स की कॉस्ट होती है, आप जाके रनवे को मारेंगे, अगर आपको शॉर्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशन सिंदूर टाइप वॉर लड़ना है तो, और एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ डैमेज करना है तो आप रनवे टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उस कंट्री को नेस्तनाबूद करना है तो रनवे इज नॉट प्राइमरी टारगेट। कैसे? इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन का मतलब यह है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट है कोई, वहां पे आप सिर्फ, पहले क्या होगा, आप उसको पूरा तबाह करते थे, अब क्या होगा, आप उसके प्रॉब्ली एक कंप्यूटर सेंटर को पिन पॉइंट करके एक मिसाइल मार के खराब कर देंगे, बाकी कोई डैमेज नहीं होगा। इसको कहते हैं इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी और एक्यूरेसी बढ़ गई। इसके बाद अब जो आया कि ड्रोन्स आने का रोल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। मतलब मैं आपको बस 3 स्टेज में ही लेके जा रहा हूं, वैसे स्टेजेस काफी है अब ड्रोन्स का। बट अगर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि ड्रोन फाइटर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर देंगे, नहीं करेंगे। सब ड्रोन एक और एडिशन है, एक और फोर्स मल्टीप्लायर है, उसके रोल्स अलग हैं। अगर आपको किसी भी कंट्री को नेस्तनाबूद करना है तो उसके ऊपर आपको एयर सुपेरियोरिटी बनानी पड़ती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने बनाई कि बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे थे पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट, और उनकी हिम्मत नहीं थी S-400 या हमारे फाइटर्स के पास, या हमारा जो अवैक्स उड़ रहा था उस 300 किलोमीटर गैप को फिल करने की, यानी कि उस समय हमारे पास फ्री हैंड था। अगर आपको ये सब करना है और चुन चुन के टारगेट को निशाना बनाना है तो एयर सुपेरियोरिटी तो आपको फाइटर एयरक्राफ्ट ही दिला सकते हैं, ड्रोन नहीं। यस, ड्रोन उसमें सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ड्रोन की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हाइट की लिमिटेशंस है, लोड की लिमिटेशंस है, फाइटर एयरक्राफ्ट के पास नहीं है वो। तो वॉर में ड्रोन्स का यूज एक्सटेंसिव होगा, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट का रोल खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी वर्ल्ड की एयरफोर्स वो बेस्ट होगी आज की डेट में मानी जाएगी जिसके पास बेस्ट
फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और बेस्ट फाइटर पायलट्स होंगे।